एक समय की बात है, काजल अपनी माँ कमला और अपने पिता रमेश के साथ कन्नौज में रहा करती थी। कमला और रमेश अपनी बेटी काजल से बहुत प्यार किया करते थे। वो दोनों कभी भी अपनी इकलौती बेटी काजल को किसी चीज की कमी नहीं होने दिया करते थे। काजल भी अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करती थी। उनका छोटा सा परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक से एक दिन कमला को हार्ट अटैक आ जाता है। अफरा तफरी में कमला को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर की कुछ देर चेकअप के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, माफ कीजिएगा रमेश जी, हमने कमला जी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके पूरे हार्ट पर ब्लड जम चुका था, जिसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने उनको इंजेक्शन दिया, लेकिन वो उस डोज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। डॉक्टर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये खबर सुनकर रमेश और काजल पूरी तरीके से टूट जाते हैं। रमेश को तो विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए वो खुद अपनी पत्नी को सामने से देखने के लिए जाता है। कमला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना अब पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं? कम से कम तुम्हें अपनी इकलौती बेटी काजल के बारे में तो सोचना चाहिए था। अब मैं उसे अकेले कैसे पाल पाऊंगा? काजल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी माँ के बिना अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। जैसे तैसे रमेश अपने आप को संभालता है और अपनी बेटी और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर कमला का अंतिम संस्कार कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल किसी से बात नहीं करती थी, पूरा दिन एक कोने में बैठी रहती थी। वहीं दूसरी ओर रमेश अपने होश में भी नहीं रहता है और वो अपनी बेटी को संभाल नहीं पाता है। जैसे तैसे कुछ रिश्तेदार उसके घर पर आते हैं और उसे संभालते हैं। बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अभी तो तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। यूं अकेले रहना बहुत मुश्किल है, एक हमसफर का होना तो बहुत जरूरी है। तुम तो जानते हो मेरी कोई औलाद नहीं थी और तुम्हारे फूफा जी भी गुजर गए थे, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। लेकिन तुम्हारी तो एक औलाद भी है, तुम अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। रमेश को अपनी बुआ जी की बात सही लगती है, इसलिए वो बुआ के कहने पर बुआ की देखी हुई लड़की शांति नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। शांति की खुद की भी एक बेटी थी जो कि काजल की उम्र की थी, जिसका नाम था शालिनी। शांति, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने अपनी बेटी शालिनी की परवरिश करी है, उस तरीके से मेरी बेटी काजल की परवरिश करना। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए करी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम काजल को माँ का प्यार और शालिनी उसे बहन का प्यार दे। उम्मीद करता हूँ तुम ये सब कर सकोगी। आप चिंता मत करिए, मैं काजल को उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी और काजल को कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी और ना ही उसे कभी अपनी पहली वाली माँ याद आएगी। शांति की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो शांति का असली चेहरा नहीं देख पाता है। शांति बहुत ही चालाक और तेज औरत थी। रमेश की गैर मौजूदगी में शांति काजल से ही सारा काम करवाती है। ऐसे ही एक दिन, मैंने तुझे सब्जी रोटी बनाने के लिए बोला था, तू सब्जी रोटी बना रही थी या किचन में मौज कर रही थी? माँ, वो गैस खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मतलब क्या करूँ? जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ जा। शांति बहुत ही तेज औरत थी। वो अच्छे पकवान बनाने के लिए मेन स्विच से गैस बंद कर दिया करती थी और इसी बहाने वो काजल को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेज दिया करती और इतनी देर में गैस पर अच्छे पकवान बनाकर अपनी और अपनी बेटी के साथ खाया करती। माँ, आज तो बहुत ही टेस्टी बर्गर बना है। अरे तुझे पता नहीं तेरी माँ कितनी बड़ी शेफ है, टेस्टी तो बनेगी ही बर्गर, जल्दी जल्दी खा ले। अगर वो कल मुही काजल आ गई तो बर्गर मांगेगी और फिर बाकी बचा हुआ खाना कौन खाएगा? थोड़ी देर बाद जब काजल घर पहुंचती है तो उसे चारों तरफ बर्गर की खुशबू आती है। माँ, आप बर्गर लाई थी क्या या फिर अपने घर पर बर्गर बनाया था? क्यों रे, तू क्यों पूछ रही हो? क्योंकि माँ, मुझे पूरे घर में बर्गर की खुशबू आ रही है, बस इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तू बहुत ज्यादा चटोरी है, जब भी तुझे इन सब चीजों की खुशबू आती रहती है। चल जाकर खाना खा ले, जो रूखा सूखा घर में पड़ा हुआ है। और हाँ, अब लकड़ियाँ लेकर आ गई है तो मेरे लिए एक कप चाय बना, क्योंकि मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है बहुत देर से। काजल दुखी मन से रसोई घर में जाती है और अपने आप में ही बातें करने लगती है। माँ, अगर आप मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता ना, और मैं जो कुछ भी खाने के लिए बोलती आप मुझे सब बना कर देती। माँ, पापा भी घर पर नहीं रहते हैं, ये नई माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे इतनी दूर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजती है। काजल अपने आप में ऐसे बोलकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं।
धीरे धीरे करके काजल और शालिनी बड़े हो जाते हैं। एक दिन रमेश के दोस्त के बेटे का रिश्ता काजल के घर आता है। तभी खुशी के मारे रमेश अपने घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, शांति, मेरी बेटी काजल के लिए मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। वो लोग किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सारी प्रॉपर्टी है। वो बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। उन्हें मेरी बेटी काजल बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप किस चीज की देरी कर रहे हैं? जल्दी से रिश्ता पक्का कर दीजिए। शांति बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके सर से काजल का बोझ जो हटने वाला था। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और शादी का दिन करीब आने लगता है। एक दिन काजल पोछा लगा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर भागी भागी शांति आती है और बोलती है, सचमुच तुझसे कोई काम सही से नहीं होता। कभी तो सब्जी काटते काटते उंगली काट लेती है, तो कभी तो पोछा लगाते टाइम गिर जाती है, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, जब तक तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी हम लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। चल जा, जल्दी से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ जा, गैस खत्म हो गई है, खाना बनाना है। माँ, मेरे हाथ में बहुत तेज लग गई है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? मैं अभी बताती हूँ तुझे, रुक। काजल शांति की खूब पिटाई करती है और उसे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेज देती है। बेचारी दर्द से तड़पती हुई काजल जंगल में लकड़ियाँ काटने लग जाती है और मन ही मन अपने आप से बातें करती है, काश दूसरी माँ मुझे प्यार करती तो कितना अच्छा होता ना, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। काजल लकड़ियाँ काट कर जा रही होती है, तभी उसे एक लहंगा नजर आता है और वो रुककर अपने आप से बोलती है, अरे ये लहंगा यहाँ कौन छोड़ गया? यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इसे रख लेती हूँ, मेरी शादी में काम आ जाएगा। माँ तो मुझे कोई लहंगा दिलाएंगी नहीं, कम से कम मैं ये लहंगा साफ करके ही पहन लूंगी। इतना बोलकर काजल लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर और लहंगा हाथ में लेकर घर आ जाती है। अरे तेरे हाथ में ये क्या है? मैंने तुझे लकड़ियाँ लाने के लिए बोला था, साथ में कूड़ा भी उठा लाई तू। माँ, ये कूड़ा नहीं है बल्कि लहंगा है। चल ठीक है, जा जाकर खाना बना दे। काजल लहंगे को अपने कमरे में ले जाती है और एक साइड में रख देती है और खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। खाना बनाने के बाद काजल उस लहंगे को अच्छे से धुल देती है। ऐसे ही शादी वाला दिन आ जाता है। काजल का मेकअप शांति करती है। शांति जानबूझकर काजल के मुंह पर काले होने वाली क्रीम लगा देती है। शांति मेकअप करने के बाद काजल से बोलती है, काजल तुम्हें मेकअप कैसा लग रहा है, बताओ मुझे। सचमुच माँ, मैं तो बिल्कुल परियों की तरह लग रही हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया मेकअप करा है। ठीक है, तुम लहंगा पहनकर तैयार हो जाना, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। शांति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मन ही मन शांति और शालिनी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद शांति की क्रीम असर कर जाती है और काजल काली हो जाती है। काजल अपने आप को इतना बदसूरत देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो पिताजी की नाक कट जाएगी। अगर मैं ऐसे मंडप पर गई तो बहुत बुरा होगा। ऐसा करती हूँ, लहंगा पहनकर तैयार हो जाती हूँ और शादी में घूंघट कर लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और पिताजी की नाक कटने से भी बच जाएगी। इतना बोलकर काजल उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही काजल बहुत खूबसूरत हो जाती है। काजल अपने आप को आईने में देखती है तो देखती रह जाती है और वो समझ जाती है कि वो एक जादुई लहंगा है। जिसके बाद काजल उस जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं काली कैसे हो गई थी? इतना बोलते ही आईने में शांति के बारे में सब कुछ दिख जाता है कि कैसे उसने दो क्रीम को मिलाकर रिएक्शन वाली क्रीम बना दी थी। काजल सोचती है वो अपने पिता को उसके बारे में सब कुछ बताएगी, लेकिन शादी होने के बाद, इसीलिए वो चुप रहती है। शादी के मंडप में जब काजल पहुंचती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर ऐसे ही काजल की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। उसकी विदाई भी हो जाती है। काजल ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहती है। अगले दिन जब पग फेरी की रस्म के लिए काजल अपने घर आती है, वो अपने पिता को सब कुछ बताती है। जिसके बाद रमेश शांति को एक जोरदार पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है। लेकिन शांति को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, इसीलिए वो अपने पति से एक मौका मांगती है। शालिनी और शांति की भोली सी शक्ल देखकर रमेश को उन पर दया आ जाती है, इसीलिए वो शांति को माफ कर देता है। काजल भी अपनी माँ को माफ कर देती है। जिसके बाद हंसी खुशी रमेश अपनी पत्नी शांति और शालिनी के साथ रहता है। वहीं दूसरी ओर काजल अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। विकासपुरी गांव में कनक नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। कुछ सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में कनक के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से कनक दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने की सोचा करती थी। लेकिन कनक को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो कौन सा काम करे, क्योंकि उसे तो कोई काम ही नहीं आता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम करूं और ना ही मुझे कोई काम आता है। तभी कनक के कानों में आवाज आती है,
सुंदर सुंदर झुमके ले लो, लंबे लंबे झुमके ले लो, रंग बिरंगी झुमके ले लो, मेरे पास हर तरह के झुमके हैं। ये आवाज सुनकर कनक भागी भागी अम्मा जी के पास आती है और बोलती है, अम्मा जी मुझे भी आपके साथ झुमके बेचने हैं, मुझे भी थोड़े बहुत झुमके दे दो ना। बेटा तुम्हें खाना चाहिए तो मैं खाना मंगवा देती हूँ, बताओ क्या खाओगी? अम्मा जी मुझे खाना नहीं बल्कि काम चाहिए, मैं खुद से कमा कर खाना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दूसरों के आगे हाथ फैलाना, अपनी मेहनत से मैं काम करना चाहती हूँ। बेटा तुम तो बड़ी ही अच्छी सोच की हो, तुमने बढ़िया फैसला किया है, लेकिन क्या तुम झुमके बेच पाओगी? अम्मा जी मुझे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन मैं धीरे धीरे करके तो सीख ही जाऊंगी। आप मुझे झुमके दे दीजिए, मैं जल्दी इनको बेचने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, ये 1 दर्जन झुमके हैं, एक जोड़ी झुमके बेचने पर तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है अम्मा जी। कनक उन झुमकों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। झुमके ले लो, लंबे और छोटे बड़े झुमके ले लो, रंग बिरंगे आप सभी के पसंद के। बेटा ये हरे वाले झुमके कितने के हैं? आंटी जी 100 रुपए के हैं। ठीक है बेटा, मुझे हरे वाले झुमके दे दो। आंटी जी आप ये वाले देखो, लाल वाले, ये भी बहुत अच्छे हैं, अभी अभी नया फैशन आया है इनका, आप एक बार इसे देखिए तो ये आपके ऊपर बहुत प्यारे लगेंगे। ठीक है बेटा, तुम बोल रही है तो मैं ले लेती हूँ, ये लो पैसे। ऐसे ही धीरे धीरे करके कनक के सारे झुमके बिक जाते हैं। अगले दिन, अम्मा जी ये लो पैसे। अरे बेटा तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, तुमने पूरे दिन में सारे झुमके बेच दिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हें तो अभी दुकानदारी भी नहीं आती है, लेकिन बहुत ही अच्छा करा है तुमने, शाबाश बेटा। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरे 5 दर्जन झुमके दे रही हूँ, और हाँ ये रहे तुम्हारी मेहनत के पैसे, ऐसे ही मन लगाकर काम करती रहो, एक दिन तुम जरूर तरक्की करोगी। थैंक यू अम्मा जी। पैसे और झुमकों को पाकर कनक खुश होती है। ऐसे वो वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ दूर जाकर कनक को एक लड़की दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी। उस लड़की को रोता देख कनक उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा क्या नाम है? दीदी मेरा नाम जानकी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे खिला दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा पहले तुम चुप हो जाओ और रोना बंद करो, और क्या खाना है तुम पहले मुझे ये बताओ। दीदी आप मुझे कुछ भी खिला दीजिए, मुझे तो सिर्फ पेट भरना है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कनक को जानकी के ऊपर दया आ जाती है और वो जानकी को अपने घर ले आती है और भरपेट खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कनक जानकी से पूछती है, अच्छा तो जानकी अब तुम कहाँ पर रहा करती थी? दीदी मैं एक आंटी के पास रहा करती थी, वो आंटी मुझसे घर का सारा काम कराती थी। उन आंटी की एक बड़ी सी कोठी थी, वो मुझसे पूरी कोठी में साफ सफाई का काम करवाया करती थी, और ऊपर से मुझे खाना भी नहीं देती थी, बहुत मारती थी। मैंने उनके घर से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आंटी मुझे काम करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया करती थी। दीदी लेकिन मैं तो कल जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली, अब मुझे वहाँ पर कभी नहीं जाना, आप मुझे कभी भी वहाँ पर वापस मत भेजना, वो आंटी बहुत बुरी है। अरे जानकी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें उन कोठी वाली आंटी का घर तो पता है ना, और तुम उन्हें अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि हमें पुलिस स्टेशन जाना है, उनके खिलाफ FIR लिखवानी है, क्योंकि जो उन आंटी ने तुम्हारे साथ करा वो किसी और के साथ ना हो। कनक जानकी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और उन आंटी के खिलाफ FIR लिखवा देती है। कुछ देर बाद पुलिस वाले उन आंटी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखाकर अच्छा नहीं किया, तू नहीं जानती तूने कितना बुरा करा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैडम पहले आप तो छूट जाओ, फिर मुझे कुछ करना। और एक बात और, आइंदा किसी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की 4 दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। इतना बोलकर कनक जानकी के साथ वहाँ से चली जाती है और घर आकर कनक जानकी से बोलती है, जानकी मैं झुमके बेचने जा रही हूँ, तुम यहाँ घर पर रहकर आराम करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। झुमके लेकर जानकी उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर एक सुनसान रास्ता आता है, जहाँ पर वही औरत अपने गुंडों के साथ मिलती है जिसे कनक ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थी, तो अचानक यहाँ पर कैसे आ गई? हवालात में रहे मेरे दुश्मन, तूने मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गुंडों पकड़ लो इस लड़की को, बहुत ज्यादा चौधराइन बन रही थी ना, अब मैं इसको मजा चखाती हूँ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो औरत गुंडों के साथ मिलकर कनक को एक नदी में फेंक देती है। कनक अपने झुमकों के साथ नदी में डूबने लगती है। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। चलो साथियों यहाँ से, हम जल्दी से भागते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। इतना बोलकर वो औरत अपने आदमियों के साथ चली जाती है। इधर नदी में रहने वाली नदी परी कनक को बचा लेती है। कौन हो आप, और मैं नदी से बाहर कैसे आई? कनक मैं नदी पर हूँ। वो आदमी कौन थे जिन्होंने तुम्हें नदी में डाला?
कनक परी को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद परी बोलती है, अच्छा वो तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट औरत है, हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। अगर ऐसे ही रहा तो ये औरत और भी बच्चों को अपना शिकार बनाएगी और उसे घर का काम करवाएगी। रुको, उसे मैं अभी मजा चखाती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ टंकी कनक को पानी में गिराने वाला बन जाए मंकी। परी कितना बोलती ही वो औरत हमेशा के लिए बंदर के रूप में बदल जाती है। आज के बाद वो दुष्ट औरत कभी किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। परी जी, मैं तो झुमके बेचने जा रही थी, मैंने एक भी झुमका नहीं बेचा और वो सारे झुमके नदी में गिर गए। अब मैं क्या करूँ? मैं झुमके वाली अम्मा को क्या जवाब दूंगी? कनक, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के झुमके दूंगी जिससे तुम अमीर हो जाओगी और तुम्हें जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना, तुम्हारी धन दौलत अपने आप बढ़ती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम लालच में आ गई, उस दिन तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वो भी चला जाएगा। परी जी, मुझे तो काम चाहिए, मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश कनक, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी होती तो कितना अच्छा होता। अगर इंसान मन में कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कनक, इस नदी में झुमके के गिरने से ये नदी झुमके की बन गई है। अब तुम इस नदी से जितने झुमके चाहे उतने ले जा सकती हो और तुम उन्हें बेच सकती हो। कनक नदी परी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है और अपने घर के पास ही एक छोटी सी झुमकों की दुकान खोलती है। कनक अपने अच्छे व्यवहार से बहुत ही जल्दी तरक्की कर लेती है, जिसके बाद कनक के पास कोई कमी नहीं होती, उसके पास सब कुछ हो जाता है। जिसके बाद वो जानकी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती और जानकी को बहुत प्यार करती है और उसके साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।